नमस्कार, दमदार 10 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवीन। दमदार 10 के स्पेशल एडिशन में आज बात होगी मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की। मोदी सरकार ने गुरुवार को नीट परीक्षा में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बहाल कर दिया। वैसे तो यह फैसला ओवरड्यू था, क्योंकि इससे पहले ही राज्य के स्तर पर होने वाली मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में ओबीसी को इतना ही आरक्षण मिलता था। उस हिसाब से कोई नया फैसला नहीं है, लेकिन इस फैसले के मायने अब नए तरीके से तलाशे जा रहे हैं। इसे ओबीसी को लेकर मोदी सरकार की एक और मेहरबानी के तौर पर देखा जा रहा है। देश में वोट बैंक के लिहाज से सबसे बड़े तबके को मोदी सरकार किस तरह खुश करने में लगी है, इस फैसले को उसी कड़ी में देखा जा रहा है। और सच तो यह है कि शायद मोदी सरकार भी यही मैसेज देना चाहती है। मोदी और शाह के नेतृत्व में मौजूदा सरकार और पार्टी ओबीसी के लिए शायद सबसे फेवरेबल पार्टी बन चुकी है। और बीजेपी की छवि में यह बदलाव वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने उसके बहुत सारे विपक्षियों को मुश्किल में डाला हुआ है। आज दमदार 10 में बीजेपी के इसी बदले हुए चाल, चरित्र और चेहरे की होगी पड़ताल। एक दौर था जब बीजेपी के विरोधी उसे अगड़ों और बनियों की पार्टी कहा करते थे, फिर उसे शहरी और अमीरों की पार्टी का तमगा दिया गया। लेकिन क्या आज की बीजेपी के लिए ऐसा कहा जा सकता है? शायद नहीं। बीजेपी के सोशल कंपोजिशन में हाल के सालों में बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव क्या है, आज हम आपको बताएंगे। बीजेपी के भीतर सोशल इंजीनियरिंग का ये नया प्रयोग क्या है, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को किस तरह से ये प्रभावित करेगा, ये भी आपको बताएंगे। हम इसका विश्लेषण भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे बीजेपी की नई छवि उसके विरोधियों के लिए एक नई और ज्यादा बड़ी चुनौती बन गई है। मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक का विश्लेषण करें उससे पहले आपको पीएम मोदी का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। पीएम मोदी ने बयान तो मॉनसून सत्र के पहले दिन दिया था, लेकिन इसके मायने अब जाकर लोगों को समझ में आ रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान अगर आपने गौर से सुना हो और शब्दों पर गौर किया हो तो आपको सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जैसे शब्द सुनाई दिए होंगे। ओबीसी का जिक्र उन्होंने तकरीबन 2 मर्तबा किया और ऐसे ही शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी हंगामे को देश और देश से जुड़े पिछड़े वर्गों के खिलाफ बताया। लेकिन पीएम के इस बयान के पीछे के मायने क्या है, वो भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जिस मंडल आयोग की राजनीति के दम पर कुछ राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आई, उनका आधार ही मंडल और कमंडल का रहा। इसी मंडल के सहारे पिछले 3 दशक से उनकी राजनीति चलती आ रही है। पीएम मोदी के कल के एक फैसले ने ऐसी राजनीतिक पार्टियों को एक झटके में किनारे कर दिया है। इनमें मुख्य है आरजेडी और समाजवादी पार्टी, जो इस वक्त विपक्ष में बैठी हुई हैं। लेकिन कैसे हुआ ये सब आपको इसका पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। पहले आपको मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक फैसला दिखाते हैं जिसमें उन्होंने यूपी और उसके साथ ही 4 दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव से ठीक पहले सबको चौंका दिया है। इस फैसले के तहत अब ऑल इंडिया कोटा के तहत होने वाले मेडिकल एडमिशन में ओबीसी कैटेगरी और गरीब छात्रों को भी आरक्षण की सुविधा मिलेगी। तो वो सुविधा क्या होने वाली है, आइए आपको एक नजर में समझा देते हैं। तो दरअसल मोदी सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है उसमें नीट में ओबीसी को अब आरक्षण दिया जाएगा। नीट परीक्षा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों ही कैटेगरी में आरक्षण अब सेंट्रल कोटे से घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय कोटे से अब ओबीसी को जहां 27% रिजर्वेशन मोदी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वहीं ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, इससे फायदा किस किस को होगा उस पर भी नजर डालिए।
हर साल तकरीबन 5,550 छात्र इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यही नहीं, इसमें ओबीसी के 4,000 छात्र हैं जिन्हें फायदा होगा और ईडब्ल्यूएस के 1,500 छात्र हैं जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये व्यवस्था ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए लागू की गई है। कहने को तो ये एक फैसला भर है जिसे होना ही था, लेकिन इस फैसले से विपक्ष में खलबली क्यों मची है? कांग्रेस को कुछ कहने के लिए बचा नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो इस फैसले का श्रेय जबरनी ले रहे हैं। आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट जरूर देखना चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा है, सपा के आंदोलन के आगे अंततः आरक्षण विरोधी भाजपा को झुकना ही पड़ा। भाजपा ने लाख हथकंडे और चालें चली, पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का संवैधानिक अधिकार देना पड़ा। सपा कि ये सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है और इस जीत के बाद हम 2022 भी जीतेंगे। एक दौर था जब जेपी आंदोलन से निकले मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की मंडल की राजनीति ने धार दी थी, और इसी राजनीतिक धार को इन नेताओं ने उत्तर प्रदेश और बिहार में सालों तक अपना सियासी हथियार बनाया। या यूं कहें कि मंडल कमीशन के बाद इन नेताओं ने अलग अलग ओबीसी जातियों को भी अपने साथ जोड़ा है और उन्हीं जातियों के सहारे इनकी राजनीति तकरीबन 3 दशक से चलती आ रही है। जबकि दूसरी ओर लालू और मुलायम जैसे नेता बीजेपी पर ब्राह्मण और बनियों की पार्टी का दमगा लगाते रहे हैं। बीजेपी में वो दौर अटल और आडवाणी जैसे नेताओं का था, जोशी सरीके नेताओं का था। टॉप लीडरशिप में इस तिकड़ी के साथ विपक्ष के लिए नरेशन फैलाना आसान भी था कि बीजेपी मुख्यतः अगड़ों की पार्टी है। हालांकि उस वक्त भी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की बात करें तो ओबीसी समुदाय के कई कद्दावर नेता उनमें मौजूद थे। आइए आपको बताते हैं कि अटल के दौर में वो ओबीसी के बड़े नेता कौन कौन से थे। तो ये देखिए, कल्याण सिंह महत्वपूर्ण नाम। कल्याण सिंह उस वक्त ओबीसी के बड़े नेता थे। उमा भारती, विनय कटियार, गोपीनाथ मुंडे, संतोष गंगवार, साथ ही सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, सत्यनारायण जटिया। ये वो चेहरे हैं जिन्हें देख लीजिए जो आडवाणी और अटल जी के वक्त ओबीसी के चेहरे बीजेपी के होते थे। इनके साथ ही कई बड़े नेता ओबीसी के थे जो पार्टी में बड़ी पोजीशन पर रहे, लेकिन क्योंकि अटल और आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उस वक्त बीजेपी की त्रिमूर्ति कहा जाता था और तीनों ही नेता अगड़ी जातियों से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए बीजेपी पर अगड़ों की पार्टी कहकर ही निशाना साधा जाता रहा। नए वक्त में बीजेपी का नेतृत्व भी बदला है, तो पार्टी ने खुद को लेकर किए जाने वाले नरेशन में भी बदलाव की एक कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में आने के बाद से पार्टी अब ब्राह्मण ब्रांड की छवि पीछे छोड़ती दिखती है। बीते 7-8 सालों की बात करें तो बीजेपी ने खुद को हर समुदाय, हर वर्ग की पार्टी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है और ओबीसी इससे अलग नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में किसी भी पार्टी से ज्यादा सांसद यानी कि ओबीसी सांसद इस वक्त बीजेपी में मौजूद है। मोदी और अमित शाह के इस दौर में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों की बात की जाए तो आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से इस मौजूदा दौर में ओबीसी पार्टी जो बीजेपी को कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है। मोदी शाह के दौर में ओबीसी के बड़े चेहरों की बात करें तो भूपेंद्र यादव उसमें नाम आता है। उसमें नाम धर्मेंद्र प्रधान का आता है। कपिल पाटिल सरीखे, केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता इस ओबीसी कोटे से आते हैं। यही नहीं, नित्यानंद राय भी इसमें शामिल है। खुद पार्टी के 2 सबसे बड़े चेहरे, 2 सबसे बड़े नेता जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, वो भी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालात ये हैं कि अब बीजेपी को ओबीसी पार्टी कहा जा रहा है, लेकिन इससे गुरेज भी नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी जनसंख्या में भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी के सिद्धांत पर चल रहे हैं और बीते सालों के चुनावी नतीजे भी बता रहे हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति में पूरी तरह सफल है। यूपी हो या बिहार, एमपी हो या फिर गुजरात, जहां बीजेपी की सत्ता है उस पर राज्य में पार्टी ने ओबीसी का एक मोर्चा तैयार किया है। मसलन यूपी की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा कौन सा है जो काम कर रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, ये नाम हमने पिछले विधानसभा चुनाव में इसका जादू देख चुके हैं, इस चुनाव में भी इसका जिक्र है। स्वतंत्र देव सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य,
ये तीनों बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीधे ताल्लुक रखते हैं और इसीलिए ये चेहरा बहुत मायने रखता है। कई राज्यों में भी नेतृत्व और बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी के अलग अलग ओबीसी नेताओं के कंधों पर हैं और ये बताता है कि आज की बीजेपी अपनी पहले की छवि से पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। जैसे कि आप देखें तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में उमा भारती बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में सुशील मोदी और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओबीसी समुदाय से बड़ा चेहरा रहते थे। ओडिशा से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जबकि कपिल पाटिल महाराष्ट्र में पार्टी का ओबीसी चेहरा है। ओबीसी को बीजेपी में कितना वेटेज दिया जा रहा है उसे आप हाल ही में हुए मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन से समझ सकते हैं। ताजा कैबिनेट विस्तार के बाद केंद्र सरकार में ओबीसी कैटेगरी की जो मंत्रियों की संख्या है वो 27 हो गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी ओबीसी मंत्रियों की संख्या है। ये 27 मंत्री देश के 15 अलग अलग राज्यों से आते हैं। इनमें यादव, कुर्मी, जाट, गुजर, खंडायत, भंडारी, बैरागी, ठाकुर, कोली, वोकालिगा, लोध, नट, मल्लाह और निषाद जातियों से आए बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिसमें 5 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं और बाकी दूसरे मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री की हैसियत से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हुए हैं। आइए अब आपको फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी में ये जो परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे किन किन तरह के मंत्रियों ने कहां-कहां जगह बनाई है। तो केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री अभी मौजूदा वक्त में हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद की सिचुएशन है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि ओबीसी मंत्री नहीं थे। 13 मंत्री इससे पहले भी मंत्रिमंडल में ओबीसी से आते थे। योगी की सरकार का जिक्र करें तो योगी सरकार में मौजूदा दौर में अभी 20 ओबीसी कैटेगरी के मंत्री हैं। भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरणों की बड़ी भूमिका है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बदलते वक्त में बीजेपी ने भी इस पर अपनी रणनीति बदली। पीएम मोदी ने पिछले कुछ समय में बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से एक है SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलटना। जहां तक ओबीसी समुदाय का जिक्र आता है तो इससे जुड़े आपको मोदी सरकार के कुछ फैसले देख लेने चाहिए। मोदी सरकार ने मेडिकल में ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण लागू किया है। कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक आयोग भी मोदी सरकार ने ही दिया और साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। देश की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग मोदी के इस फैसले को कैसे देखते हैं, यह हमने भारतीय राजनीति पर एक किताब लिखने वाले प्रोफेसर बद्री नारायण से बात की। बद्री नारायण ने रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व नाम की एक किताब लिखी है। सुनिए उन्होंने मोदी सरकार के फैसले को मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा है। सोशल जस्टिस का जो पूरा एजेंडा है, जो अभी तक कई रीजनल पार्टियों के हाथ में थी, वहाँ से वो उनके हाथ से छूट जाएगी, क्योंकि एक जो पार्टी इस समय पावर में है वही जब उसको परस्यू करने लगेगी तो अपोजिशन के हाथ से ये एजेंडा निकल जाएगा। और इन दैट सेंस जो अंबेडकर का मानना था कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रियल सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही अर्थों में हो, वो ये एक तरह से शायद ये सरकार चाहती है कि ये देखा जाए और पाया जाए और माना जाए कि वो इस काम को कर रही है। तो प्रोफेसर बद्री नारायण इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी को आज इस बात से गुरेज क्यों नहीं है कि उसे ओबीसी पार्टी कहा जा रहा है। तो इसे आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। कुछ आंकड़े हैं जो हमने आपके लिए जुटाए हैं, जो आपको आसान शब्दों में समझा देंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो देश में जो ओबीसी है उसकी कुल आबादी इस वक्त मौजूदा दौर में 44% है, जबकि एससी आबादी 16.63% है। एसटी आबादी की बात करें तो 8.63% एसटी आबादी है और सवर्णों की संख्या 30% है। यानी ओबीसी वो कैटेगरी है जो देश के सबसे बड़े समुदाय है और किसी भी सियासी दल का समीकरण बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आपको राज्यों में ओबीसी आबादी की स्थिति भी दिखाते हैं, जिससे आपको यह समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि ओबीसी वोटर्स को सियासत में इस वक्त मौजूदा दौर में गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। तमिलनाडु
जहां पर 76% अभी आबादी है वो ओबीसी कैटेगरी की है। बिहार की बात करें तो बिहार में वोटर्स की संख्या 62.6% महज ओबीसी की है। कर्नाटक में ये तादाद 55.5% है। उत्तर प्रदेश में 54.5% लोग ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान में भी ये संख्या कम नहीं है। राजस्थान में 47.3% ओबीसी कैटेगरी है। झारखंड में इनकी तादाद 46.8% है। वहीं छत्तीसगढ़ में 45.5% और मध्य प्रदेश में 41.5%। गुजरात की बात करें तो गुजरात में यह आंकड़ा 40% पर आकर ठहरता है। मतलब साफ है, ये भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में कोई भी सियासी दल आज की तारीख में ओबीसी के साथ बिना न चल सकता है और ना ही उसका पार लग सकता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक के राज्यों में ओबीसी आबादी सत्ता के समीकरण के लिए न सिर्फ निर्णायक है बल्कि उनका गणित बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। और यही कारण है कि इस वोट बैंक पर तमाम दलों की मौजूदा दौर में नजर बनी हुई है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि जब हम ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना किसी एक जाति के लिए संबोधित होता है और ना ही किसी खास वर्ग के लिए। ओबीसी का वैसे तो शाब्दिक अर्थ आपको सबसे पहले समझाते हैं। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़ी जातियां। लेकिन ये एक जाति या फिर कोई अखंड जाति नहीं है। अलग अलग राज्यों में ओबीसी का दायरा इतना बड़ा है जिसे हम आपको बताने बैठे तो शायद पूरा दिन निकल जाए। कई राज्यों में तो इसकी संख्या सैकड़ों में है। लेकिन राज्यों के सियासी दल ओबीसी की इस कैटेगरी में अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जातियों का चयन करके उन खास जातियों की राजनीति करते रहे हैं। कुछ ऐसा ही आप यूपी और बिहार की राजनीति में भी पिछले कई सालों से देखते रहे होंगे। आपको राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जातियों की संख्या दिखाते हैं। ये संख्या देखकर आपको हैरानी होगी। शायद आप अपने ही राज्य के बारे में ये नहीं जानते होंगे कि आपके राज्य में ओबीसी की कितनी जातियां हैं। तो बताते हैं आपको राज्यवार की किस जगह पर कितनी जातियां ओबीसी से ताल्लुक रखती है। सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र में 256 जातियां हैं जो ओबीसी में हैं, साथ ही कर्नाटक में 199 जातियां ओबीसी से ताल्लुक रखती हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, ओडिशा का रुख करेंगे तो 197 जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं। वहीं तमिलनाडु में 182 जातियां ओबीसी से ताल्लुक रखती हैं। बिहार में ये जातियां 132 हैं। इसके अलावा झारखंड में 134 जातियां ओबीसी वर्ग से जुड़ी हुई हैं। गुजरात में इन जातियों की संख्या 105 है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 76 जातियां ओबीसी कैटेगरी का रुख करती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ओबीसी जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ओबीसी जातियां 68 है मध्य प्रदेश में। वहीं राजस्थान में 69 जातियां हैं जो ओबीसी का रुख करती हैं। तो ये तो राज्यों के हिसाब से हमने ओबीसी जातियों की संख्या आपको बताई। जातियों को लेकर जमीन पर अब तक राजनीति कैसे होती रही उसका खेल भी बड़ा दिलचस्प है। आइए आपको बताते हैं खेल कैसे चलता है। साल 2015, जी हां, साल 2015 में जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए तो दलित जातियों का विभाजन करके उन्होंने महादलित की एक अलग सी कैटेगरी बना दी। महादलित में पासवान और कुछ अन्य जातियां जो उनके पाले में नहीं आ सकती थी, यानी कि उनकी राजनीति को सूट नहीं कर सकती थी, उन्हें छोड़ दिया गया। बाकी जातियों को उन्होंने महादलित की कैटेगरी में डाल दिया। इसका उन्हें फायदा मिला भी और इसी तरह नीतीश ने ओबीसी के साथ भी किया। ओबीसी की जातियां की लिस्ट से उन्होंने कई गैर यादव जातियों को निकाल दिया, अलग कर दिया और उन्हें एक अलग कैटेगरी में यानी कि ईबीसी, जिसे एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, उसमें डाल दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में डली इन जातियों का असर भी हमने राजनीति में भली भांति देखा है। नीतीश को इसका बड़ा फायदा हुआ है और इस एक फैसले से उन्होंने गैर यादव ओबीसी वोटों में एक ही झटके में सेंधमारी कर डाली। फिलहाल बिहार में मौजूदा दौर में 12% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी के लिए है। वहीं 18% आरक्षण ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यह आरक्षण 3% और बढ़ जाता है। यानी कि ओबीसी का जो आरक्षण कोटा केंद्र में 27% है, उसका बिहार में दायरा और विस्तार ले चुका है। ओबीसी आरक्षण के एक कोटे को सब क्लास में डिवाइड करके नीतीश ने कई जातियों को अपने पाले में कर लिया है। जबकि नीतीश से पहले लालू यादव बिहार में ओबीसी वोट बैंक के सबसे बड़े दावेदार माने जाते थे। लेकिन नीतीश के इस कदम के बाद
लालू के पास यादव के अलावा कुछ गिनी चुनी ओबीसी जातियां ही हैं। इसके अलावा जो बड़ा एक समर्थन वोट बैंक का था वो नीतीश अपने पक्ष में कर चुके हैं। ओबीसी वोटों के दम पर नीतीश और लालू की पार्टी बिहार की सत्ता पर अभी तक 15-15 वर्ष तक लगातार जमी रही है। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी वोटों की अहमियत को समझा था और यही वजह रही कि बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य, जो उस वक्त यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अगुवाई में बीजेपी ने पिछड़ों को एकजुट किया। बीजेपी को इसमें कामयाबी भी मिली। यही वजह है कि एक बार फिर उन्हें तवज्जो दी जा रही है। 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ इस तरह का प्रयोग करने का मन बना सकती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 54% से ज्यादा जो ओबीसी की आबादी है उसमें करीब 42% आबादी गैर यादवों की है। यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प है और इस 42% गैर यादव आबादी का उत्तर प्रदेश की 75 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। यानी ये 42% वोट उत्तर प्रदेश की 75 सीटों को जीतने या हारने को तय करते हैं। अब तक तो राजनीतिक पार्टियां ओबीसी की सियासत करती रहीं। उनके लिए मोदी सरकार का यह फैसला कैसे झटके की तरह है, आइए वो भी आपको समझना चाहिए। ये एक तरह से अम्बेडकर का जो एस्पिरेशन था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनरिप्रेजेंटेड इन एजुकेशन, शिक्षा में और पावर में जो अनरिप्रेजेंटेड हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उस एजेंडा को, उस चाहत को एक तरह से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश नरेंद्र मोदी इधर लगातार कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू यह है कि ओबीसी में जो मजबूत जातियां रही उन्होंने तो आरक्षण का पूरा फायदा उठाया। नौकरी में उन्हें रिजर्वेशन मिला, बच्चों के एडमिशन में भी उन्हें फायदा हुआ और समाज में वो धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आते चले गए। लेकिन ओबीसी की वो जातियां जो पहले से पिछड़ी थी वो उस वक्त और ज्यादा पिछड़ती चली गई। ऐसी जातियों की देश में एक अच्छी खासी तादाद है और अलग अलग राजनीतिक दल इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहे हैं। बिहार में ऐसा नीतीश कुमार ने करके दिखाया। उन्होंने ओबीसी और ईबीसी की राजनीति की और अब कुछ इसी तरह का चुनावी फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए करना बाकी है। मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी के भीतर की सामाजिक संरचना में बदलाव बहुत हद तक मुकम्मल होने की कगार पर पहुंच चुका है। कभी अगड़ों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी आज पिछड़ों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साकार करने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। और तो सोशल जस्टिस की झंडाबरदारी भी आरजेडी और एसपी जैसी पार्टियों से खिसककर अब बीजेपी के पाले में आती दिखाई दे रही और बीजेपी के विरोधियों के लिए आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है।